जरा कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, एक वो जो पहली बार में ही किसी बहुत ही जटिल धुन को पियानो पर इतनी आसानी से बजा देता है मानो वो संगीत बस उसी के उंगलियों के लिए बना हो। और दूसरा वो जो रोज अपनी उंगलियों में दर्द होने तक रियाज करता है, बार बार एक ही सुर पर अटकता है, झल्लाता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी अपनी जगह से नहीं उठता। बिल्कुल। और हम अक्सर समाज में देखते हैं कि लोग उस पहले इंसान को देखकर खड़े होकर तालियां बजाते हैं, है ना? हाँ, हम तुरंत कह देते हैं कि अरे वाह, ये तो जन्मजात जीनियस है। हम उसे एक जादुई इंसान मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा गया है कि इस एक शब्द के पीछे छिपकर, मतलब इस जीनियस शब्द का इस्तेमाल करके, क्या हम असल में अपनी खुद की कमियों को सही ठहरा रहे होते हैं? अपनी हार मान लेने की आदत को। देखिए, ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन एकदम सच्चा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मैं कहूंगी कि हम अक्सर दुनिया को और इंसानों की क्षमताओं को दो बहुत ही साधारण हिस्सों में बांटना पसंद करते हैं, टैलेंटेड और नॉन टैलेंटेड। बिल्कुल। या तो किसी में जन्म से कोई टैलेंट है या फिर नहीं है। ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जो हमें अंदर ही अंदर एक अजीब सी सांत्वना देता है। सांत्वना? वो कैसे? ऐसे कि अगर सामने वाला व्यक्ति जन्म से ही खास है तो फिर हमारे हार मान लेने में कोई बुराई नहीं है। मतलब ये एक रक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म जो हमें उस दर्द से बचाता है जो खुद को आईने में देखकर ये स्वीकार करने से होता है कि शायद हमने उतनी मेहनत नहीं की। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का, इस डीप डाइव का केंद्र बिंदु बिल्कुल यही सोच है। आज हम जिन सोर्सेज का विश्लेषण कर रहे हैं ना, जिनमें कई गंभीर रिसर्च पेपर्स हैं, किताबों के अंश हैं और मनोवैज्ञानिक अध्ययन शामिल है, उनका मिशन इस बात की गहराई में जाना है कि लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए जो लगातार मेहनत करने की क्षमता होती है, जिसे हम पैशन कहते हैं, वो आखिर कैसे पैदा होती है और कैसे बनी रहती है। क्योंकि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये साबित करना है कि टैलेंट नहीं, बल्कि लगातार लगे रहने की आदत, जिसे हम मनोवैज्ञानिक भाषा में ग्रिट कहते हैं, वही असली सफलता की चाबी है। सही बात है। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये चर्चा उन सभी के लिए एक जीवन बदलने वाला नजरिया हो सकती है जो इस वक्त किसी भी लंबे संघर्ष के बीच में खड़े हैं। मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे कोई किसी बहुत ही मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, हाँ, या अपना कोई नया बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो, बिल्कुल, या फिर जीवन में बार बार मिली हार के बाद पूरी तरह से निराश होकर ये मान चुका हो कि शायद मेरे अंदर वो जादुई टैलेंट नहीं है। आज के हमारे सोर्सेज इस बात का बहुत ही ठोस वैज्ञानिक प्रमाण देते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग जन्मजात जीनियस नहीं थे। तो फिर वो क्या थे? वे वो लोग थे जिन्होंने हारने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हम आखिर इस टैलेंट के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? मतलब क्यों हम ये मान लेते हैं कि सफल होने के लिए पैदाइशी प्रतिभा का होना ही सबसे बड़ी शर्त है? अगर हम आज के सोर्सेस पर गौर करें तो ये सवाल हमें एक मनोवैज्ञानिक सच की ओर ले जाता है। हाँ, और यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मनोवैज्ञानिक इस पूरी स्थिति को नेचुरलनेस बायस कहते हैं। नेचुरलनेस बायस? हाँ, यानी जो चीजें स्वाभाविक लगती हैं। हाँ, सोर्सेज में किए गए प्रयोगों का एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र है, मैं बताती हूँ। एक प्रयोग में लोगों को संगीत के 2 अलग-अलग ऑडियो क्लिप सुनाए गए। ओके। उन्हें बताया गया कि एक क्लिप उस संगीतकार का है जो स्वाभाविक रूप से टैलेंटेड है, नेचुरली गिफ्टेड है, और दूसरा क्लिप उसका है जिसने सालों की खामोश मेहनत, पसीने और अनगिनत गलतियों के बाद ये मुकाम हासिल किया है। 1 मिनट, जबकि असल में दोनों क्लिप्स की गुणवत्ता एक जैसी ही थी। बिल्कुल, दोनों क्लिप्स तकनीकी रूप से एकदम समान थे, लेकिन जब लोगों से पूछा गया कि उन्हें कौन सा संगीतकार बेहतर लगा, तो आपको क्या लगता है क्या जवाब मिला होगा? मुझे लगता है लोग उस मेहनत वाले इंसान की तरफ गए होंगे। नहीं, यही तो बायस है। एक तरफा जवाब उस नेचुरली टैलेंटेड संगीतकार के पक्ष में था। अरे वाह सच में? हाँ, हमारा समाज अक्सर उस इंसान को ज्यादा मोल देता है जिससे काम करने में कम संघर्ष करना पड़े। हमें टैलेंट बहुत चमकदार, रहस्यमयी और आकर्षक लगता है, जबकि मेहनत, वो जो रोज सुबह उठकर एक ही काम को बार बार करना है, वो हमें बहुत उबाऊ लगता है। एकदम सही। दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे का हवाला देते हुए सोर्सेज एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। नीचे का कहना था कि हम टैलेंट को एक जादू इसलिए मानते हैं ताकि हम अपनी खुद की असफलताओं को सही ठहरा सकें। वाह, मतलब अगर हम किसी को जीनियस कह दें तो हम खुद को उससे मुकाबला करने की दौड़ से बाहर कर लेते हैं। टैलेंट को रहस्यमयी मान लेना असल में खुद को मेहनत करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर लेना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शानदार इमारत को देखकर उसकी तारीफ करना,
लेकिन उन ईंटों और उस पसीने को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना जिनसे वो इमारत बनी है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा। अगर हम मिलिट्री की बात करें, वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी जैसी बेहद कठिन जगहों पर जहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन कैडेट्स जाते हैं, वहाँ तो जन्मजात शारीरिक ताकत और आईक्यू ही काम आता होगा ना? क्या वहाँ सिर्फ इस ग्रिट या मेहनत से काम चल जाता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और सोर्सेज ने जानबूझकर वेस्ट पॉइंट जैसी जगह का उदाहरण चुना है ताकि इस बात को परखा जा सके। देखिए, वेस्ट पॉइंट में दाखिला मिलना ही बहुत बड़ी बात है। वहाँ सिर्फ वही पहुँचते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं। बिल्कुल, वो तो क्रीम ऑफ द क्रॉप होते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ एडमिशन के बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसे बीस्ट बैरक्स कहते हैं। नाम से खतरनाक लग रहा है भी। ये 7 हफ्तों का एक ऐसा शारीरिक और मानसिक टॉर्चर है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। सुबह बहुत जल्दी उठना, लगातार चीखते हुए इंस्ट्रक्टर्स का सामना करना और शारीरिक थकावट की उस सीमा तक जाना जहां शरीर पूरी तरह जवाब दे दे। बाप रे। जब वहां ये रिसर्च की गई कि कौन से कैडेट्स इस बीस्ट बैरक्स को बीच में छोड़कर चले जाते हैं और कौन इसे पूरा करते हैं, तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। तो क्या ऊंचे आईक्यू वाले लोग टिक गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग इस अमानवीय ट्रेनिंग को पूरा कर पाए वे वो लोग नहीं थे जिनका सैट स्कोर सबसे ज्यादा था या जो स्कूल में एथलेटिक्स में सबसे आगे थे। जीतने वाले वो लोग थे जिनका ग्रिट स्कोर सबसे ज्यादा था। ग्रिट स्कोर? हाँ, यानी वो लोग जिनके अंदर ये जिद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम पूरा करना है, मैं हार नहीं मानूंगा। और मुझे याद आ रहा है कि सोर्सेज में नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का भी जिक्र है। क्या वहां भी यही फंडा लागू होता है? बिल्कुल, वहां सिर्फ तेज दिमाग काम नहीं आता। सोचिए, किसी भी बच्चे के लिए महीनों तक हर दिन डिक्शनरी के उबाऊ शब्द याद करना ये कोई टैलेंट नहीं है। हाँ, ये तो एक भयानक मानसिक संघर्ष है, बोरियत की इंतहा है। सही कहा। और यहाँ सिर्फ वही जीतता है जो उस बोरियत और मानसिक थकावट को बर्दाश्त कर सकता है। तो मतलब इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर टैलेंट वो जादुई छड़ी नहीं है जो सब कुछ बदल देती है, तो फिर सफलता के पीछे का विज्ञान क्या है? आखिर एक आम इंसान एक टैलेंटेड इंसान को पछाड़ कैसे देता है? ये सवाल हमें उस गणित की ओर ले जाता है जिसे सोर्सेज में एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, यानी मेहनत का असर दोगुना होता है, ऐसा कहा गया है। मेहनत का असर दोगुना? ये कैसे? मैं समझाती हूँ। सोर्सेज में सफलता का एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक समीकरण दिया गया है। इसका पहला हिस्सा है टैलेंट गुणा मेहनत बराबर स्किल। ओके, टैलेंट इनटू एफर्ट इज इक्वल टू स्किल। हाँ, इसे ऐसे समझें कि किसी भी व्यक्ति के पास जो प्राकृतिक क्षमता है, चाहे वो खेल में हो, गणित में हो या संगीत में, जब वो उस क्षमता में लगातार मेहनत मिलाता है तब जाकर वो एक स्किल या हुनर बनता है। बिना मेहनत के टैलेंट सिर्फ एक संभावना है, एक बंद दरवाजा है। बिल्कुल। रुकिए, तो टैलेंट और मेहनत को मिलाने से सिर्फ स्किल बनी। हाँ, लेकिन महज एक अच्छी स्किल होने से तो कोई सफल नहीं हो जाता ना? नहीं, एकदम नहीं। दुनिया में बहुत से शानदार गायक हैं जो अपने कमरों में बहुत सुरीला गा रहे हैं। ये बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो गलियों में कमाल का खेलते हैं, लेकिन वे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जो एक लेजेंड को मिलता है। हाँ। उन्हें सफलता कैसे मिलेगी? और यहीं पर इस समीकरण का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। दूसरा हिस्सा है स्किल गुणा मेहनत बराबर उपलब्धि, यानी अचीवमेंट। मतलब मेहनत फिर से जुड़ गई। हाँ, जो हुनर आपने अपनी पहली मेहनत से कमाया है, जब आप उस हुनर को दुनिया के सामने लाने, उसे लगातार निखारने और मुश्किल परिस्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए फिर से मेहनत करते हैं, तब जाकर आपको असली उपलब्धि या सफलता मिलती है। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे गणित में टैलेंट का रोल सिर्फ एक बार आता है, लेकिन मेहनत का गुणा 2 बार होता है। मेहनत पहले हुनर बनाती है और फिर वही मेहनत उस हुनर को दुनिया में एक बड़ी सफलता में बदलती है। ये समीकरण वाकई हमारी पुरानी सोच को जड़ से हिला देता है। बिल्कुल। मुझे यहाँ हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ का वो बहुत ही दमदार उदाहरण याद आ रहा है जो सोर्सेज में दिया गया है। अरे हाँ, वो ट्रेडमिल वाला। हाँ, विल स्मिथ खुद को कभी भी हॉलीवुड का सबसे टैलेंटेड या सबसे हैंडसम अभिनेता नहीं मानते थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो इतने सफल कैसे हुए, तो उन्होंने अपनी इस ग्रिट वाली मानसिकता को बहुत ही आक्रामक रूप से समझाया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अगर हम दोनों ट्रेडमिल पर एक साथ दौड़ना शुरू करें तो सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो तुम थक कर पहले ट्रेडमिल से उतर जाओगे, या फिर मैं दौड़ते दौड़ते वहीं मर जाऊंगा। वाओ। मतलब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है,
ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान के अंदर मेहनत करने की जिद आ जाती है तो वो टैलेंट को बहुत पीछे छोड़ देता है। एकदम सही। और मशहूर फिल्म मेकर वुडी एलन का भी एक कोट सोर्सेज में इस बात को और पुख्ता करता है। उनका कहना था 80% सफलता सिर्फ वहां मौजूद रहने से मिलती है। शोइंग अप। हाँ, शोइंग अप। जो इंसान हर दिन बिना नागा किए, बिना कोई बहाना बनाए, अपनी शारीरिक और मानसिक थकान के बावजूद अपने काम पर हाजिर होता है, वो आधी जंग वैसे ही जीत लेता है। एक बहुत ही टैलेंटेड लेखक जो कभी अपनी मेज पर बैठ के लिखता ही नहीं है, वो कभी भी उस साधारण लेखक को नहीं पछाड़ सकता जो हर दिन एक पन्ना लिखने का अनुशासन रखता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टैलेंट की कोई अहमियत ही नहीं है? मतलब प्राकृतिक प्रतिभा का होना क्या शून्य के बराबर है? नहीं, टैलेंट शून्य नहीं है। मेरा मानना है कि टैलेंट का मतलब सिर्फ ये है कि आप कोई नई स्किल या कोई नया काम कितनी जल्दी सीखते हैं। एक टैलेंटेड इंसान किसी नई चीज को शायद 2 दिन में सीख ले, जबकि एक साधारण इंसान को उसी चीज को सीखने में 2 हफ्ते लग जाएं। स्पीड ऑफ लर्निंग। हाँ, और यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल जन्म लेता है। लंबी रेस में कौन जीतेगा? अगर वो टैलेंटेड इंसान अपनी इस सीखने की तेजी पर घमंड करके लगातार मेहनत करना छोड़ दे, तो वो साधारण इंसान जो हर दिन लगातार मेहनत कर रहा है, वो अंततः अपनी ग्रिट के दम पर उस टैलेंटेड इंसान को बहुत पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल। ये विज्ञान हमें बचपन की उस कछुए और खरगोश की पुरानी कहानी का ही एक वास्तविक रूप दिखाता है। कछुए के पास गति का टैलेंट नहीं था, लेकिन उसके पास ग्रिट थी। सही बात है। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। हम ये समझ गए कि मेहनत का असर 2 गुना है, लेकिन इंसानी फितरत तो आराम पसंद करने वाली है। हमें हमेशा आसान रास्ता चाहिए होता है। तो कोई भी इंसान सालों तक बिना थके, बिना उबे एक ही काम में खुद को कैसे झोंक सकता है? ये आग सालों तक जलती कैसे रहती है? क्या ये कोई जादुई ताकत है? मतलब ये ग्रिट आखिर किन चीजों से मिलकर बनती है? सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ग्रिट जन्मजात नहीं होती। इसे एक इमारत की तरह ईंट दर ईंट बनाया जाता है, और इस इमारत के 4 बहुत ही मजबूत स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से? पहला स्तंभ है रुचि, यानी इंटरेस्ट। और ये समझना बहुत जरूरी है कि रुचि रातों रात बिजली गिरने की तरह पैदा नहीं होती। सिनेमा में अक्सर दिखाया जाता है कि एक दिन अचानक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। हाँ, बैकग्राउंड में कोई मोटिवेशनल गाना बजने लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। रुचि नई चीजों को आजमाने, प्रयोग करने और फिर धीरे धीरे उन्हें गहराई से समझने से विकसित होती है। और दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है अभ्यास। लेकिन यहाँ सोर्सेज आम अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं, वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस मतलब जानबूझकर किया गया अभ्यास। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि किसी काम को बस बार बार करने से हम उसमें महारथी हो जाएंगे, लेकिन डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब महज काम करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस हिस्से पर काम करना जिससे आपको सबसे ज्यादा नफरत है, जो आपको सबसे ज्यादा डराता है। मान लीजिए आप क्रिकेट के एक तेज गेंदबाज हैं और आपकी यॉर्कर अच्छी नहीं है। ओके। तो डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप मैदान में जाके कोई भी गेंद फेंकते रहें। इसका मतलब है कि आप दिन की 100 गेंदें सिर्फ और सिर्फ यॉर्कर फेंकेंगे, भले ही आप बार बार गिरें, भले ही आपकी गेंद बार बार वाइड जाए। उफ, ये दर्दनाक है, उबाऊ है, इसमें तो कोई मजा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है मजा, और इसीलिए इसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। ये अपनी कमजोरियों को ढूंढकर उन पर एक लेजर की तरह फोकस करना है। ये सुनकर ही कितना थका देने वाला लगता है, लेकिन शायद यही वो चीज है जो आम लोगों को दिग्गजों से अलग करती है। एकदम सही। और इसका तीसरा स्तंभ है उद्देश्य, पर्पस। मुझे लगता है कि ये ग्रिट का सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली हिस्सा है। हाँ, सोर्सेज में वो ईंटें जोड़ने वाले 3 मजदूरों की कहानी दी गई है ना, वो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। हाँ, आप वो कहानी बताना चाहेंगे? बिल्कुल। एक राहगीर पहले मजदूर से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? वो मजदूर पसीने से तरबतर है और चिढ़कर कहता है, मैं ईंटें जोड़ रहा हूं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? फिर वो दूसरे मजदूर से यही सवाल पूछता है, तो वो थोड़ी शांति से कहता है, मैं एक चर्च बना रहा हूं। लेकिन जब तीसरे मजदूर से पूछा जाता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है और वो कहता है, मैं ईश्वर का घर बना रहा हूँ। क्या बात है! तीनों मजदूर शारीरिक रूप से बिल्कुल एक ही काम कर रहे हैं, खुद के स्वार्थ से निकालकर दूसरों की भलाई और एक बहुत बड़े अर्थ से जोड़ना।
जब काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना होकर समाज या किसी बड़ी चीज के लिए बन जाता है तो इंसान आसानी से हार नहीं मानता। सही बात है। जब आपके कंधों पर किसी और की उम्मीदों का भार होता है तो आपके कदम जल्दी नहीं डगमगाते। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? आजकल हर तरफ एक ही सलाह दी जाती है, अपना पैशन फॉलो करो। जैसे कि पैशन कोई ऐसी पुरानी जैकेट है जो घर की किसी अलमारी में छिपी रखी है और बस एक दिन वो अलमारी खोलनी है और पैशन मिल जाएगा। लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और काम बदलते रहते हैं। यही आज के दौर की सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे हमारे सोर्सेस तोड़ते हैं। पैशन कोई छिपी हुई वस्तु नहीं है जिसे खोजना है। सोर्सेस स्पष्ट करते हैं कि पैशन का मतलब इंटेंसिटी या अचानक आने वाला एक दिन का भारी जोश नहीं है। तो फिर पैशन क्या है? पैशन का असली मतलब कंसिस्टेंसी या निरंतरता है। एक दिन किसी नए आइडिया पर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना और फिर 3 दिन बाद उसे छोड़ देना, ये पैशन नहीं है। सालों तक उसी एक काम को उसकी मुश्किलों और बोरियत के बावजूद स्थिरता और प्यार के साथ लगातार करते रहना असल पैशन है। और ये निरंतरता हमें ग्रिड के चौथे स्तंभ तक लाती है, जो है आशा, होप। हाँ, लेकिन ये वैसी आशा नहीं है जहां हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और आसमान की तरफ देखकर सोचें कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रिड में जिस आशा की बात की गई है वो निष्क्रिय आशा नहीं है, पैसिव होप नहीं है। ये पूरी तरह से एक सक्रिय आशा है, एक्टिव होप। मनोवैज्ञानिक इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट यानी खुद को बदलने का विश्वास। हाँ, ये वो गहरा और अटूट विश्वास है कि हाँ, आज मैं इस काम में फेल हुआ हूँ, आज मेरी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन मेरी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है। मैं अपनी कोशिशों से, अपनी नई रणनीतियों से खुद को बदल सकती हूँ। 7 बार गिरकर 8वीं बार उठ खड़े होने की जो जिद है वो इसी सक्रिय आशा से आती है। बिल्कुल। तो ये 4 चीजें, रुचि, जानबूझकर किया गया अभ्यास, एक बड़ा उद्देश्य और सक्रिय आशा, ये मिलकर किसी भी इंसान के अंदर ग्रिट का निर्माण करती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक आम जीवन में जहाँ रोजमर्रा की चिंताएं हैं, नौकरी है, परिवार है, वहाँ ये सब महज किताबी बातें लग सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति या माता पिता अपने बच्चों में इस ग्रिड को असल जिंदगी में कैसे उतारें। ये कोई मशीन का बटन तो है नहीं जिसे बस चालू कर दिया जाए। अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो सोर्सेज में एक बहुत ही व्यवहारिक नियम का जिक्र किया गया है। इसे द हार्ड थिंग रूल कहते हैं। द हार्ड थिंग रूल, मुश्किल काम का नियम। हाँ, ये परिवारों में और खुद में ग्रिड विकसित करने का एक आजमाया हुआ तरीका है। इसके 3 बहुत ही कड़े और स्पष्ट नियम हैं। पहला नियम यह है कि परिवार के हर सदस्य को कोई एक ऐसा काम चुनना होगा जो उसके लिए मुश्किल हो। ओके, मतलब कुछ ऐसा जिसमें रोजाना अभ्यास की जरूरत हो। बिल्कुल। वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे गिटार सीखना, कोई कठिन खेल खेलना या कोडिंग सीखना। और दूसरा नियम? दूसरा नियम सबसे ज्यादा चुभने वाला है। अच्छा। हाँ, आप उस काम को बीच में नहीं छोड़ सकते। जब मन किया तब भाग नहीं सकते। आपको तब तक वो काम करना होगा जब तक कि उसका एक स्वाभाविक अंत, एक नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट ना आ जाए। मतलब अगर मैंने गिटार क्लास ज्वाइन की है तो मुझे वो पूरा कोर्स खत्म करना होगा। हाँ, जैसे अगर आपने फुटबॉल की कोई टीम ज्वाइन की है तो आप पूरा सीजन खत्म होने से पहले वो टीम नहीं छोड़ सकते। चाहे आपका कोच आप पर कितना भी चिल्लाए, चाहे आपको रोज पसीना बहाना पड़े या चाहे आपकी टीम हर मैच हार जाए, आपको उस सीजन के अंत तक मैदान में टिके रहना होगा। एकदम सही। और तीसरा नियम ये है कि वो मुश्किल काम व्यक्ति खुद चुनेगा, कोई और उस पर जबरदस्ती थोपेगा नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोपा गया काम होगा तो वो कभी मन से नहीं करेगा। बिल्कुल। इस नियम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अनुशासन और खुद निर्णय लेने की आज़ादी का एक बहुत ही सुंदर संतुलन देता है। सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि खेलकूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ग्रिट बनाने के सबसे बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। वो क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह हैं जहां इंसान हार का सीधा सामना करना सीखता है। वहां एक कहावत है, एम्ब्रेस द सक, यानी कठिनाई और दर्द को गले लगाओ। एम्ब्रेस द सक, ये बहुत पावरफुल है। जब आप शारीरिक दर्द या हार की मानसिक पीड़ा को सहने के आदी हो जाते हैं तो आप जीवन की बड़ी चुनौतियों से नहीं डरते। मुझे यहाँ सोर्सेज से नेशनल फुटबॉल लीग के महान खिलाड़ी स्टीव यंग का वो किस्सा याद आ रहा है। हाँ, उनका सफर बहुत प्रेरणादायक है। स्टीव जब अपने करियर की शुरुआत में थे
तो सालों तक उन्हें सिर्फ बेंच पर बैठना पड़ता था। उन्हें मैदान में खेलने का मौका ही नहीं मिलता था। कोई भी साधारण मानसिकता वाला खिलाड़ी होता तो वो शिकायत करता, टीम बदल लेता या निराश होकर खेल ही छोड़ देता। लेकिन उन्होंने उस खाली समय और उस निराशा का इस्तेमाल अपनी पासिंग स्किल को और बेहतर बनाने में किया। बिल्कुल। जब बारिश हो रही होती थी, जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता था, तब भी वो मैदान के कोने में अकेले थ्रो करने का अभ्यास करते थे। उन्होंने दर्द और हताशा को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया। और आज के आधुनिक दौर में ये मानसिकता और भी ज्यादा अहम हो जाती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज एक क्लिक पर तुरंत उपलब्ध है। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। बिल्कुल, हमें तुरंत संतुष्टि की आदत हो गई है। ऐसे माहौल में जब हमें थोड़ा सा भी दर्द, बोरियत या असफलता मिलती है तो हम तुरंत घबरा जाते हैं और रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन ग्रिट हमें सिखाती है कि दर्द या बोरियत से भागने के बजाय उस बेचैनी के बीच खड़े रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हम हर छोटी असफलता को इस तरह देखते हैं जैसे वो दुनिया का अंत हो, खुद को कोसने लगते हैं, जबकि असल में वो सिर्फ एक रास्ते का बंद होना है, पूरी यात्रा का अंत नहीं। सही माने में ग्रिट वाले लोग विफलता को कभी भी खत्म होने का संकेत नहीं मानते। सोर्सेज बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये लोग किसी भी झटके को फेलियर नहीं बल्कि सिर्फ एक फीडबैक मानते हैं। फेलियर नहीं, फीडबैक, ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। वे असफलता को एक इशारा मानते हैं कि अभी कुछ ऐसा है जो उन्हें नहीं पता और ये कुछ नया सीखने का सबसे सही समय है। वे रोने के बजाय खुद से पूछते हैं, मैं इस गलती से क्या सीख सकती हूँ, और फिर अगले दिन उसी ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए वापस आ जाते हैं। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो सबसे बड़ा निष्कर्ष जो उभर कर आता है वो ये है कि लगातार लगे रहने की आदत कोई पैदाइशी गुण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी लॉटरी की तरह नहीं है जो सिर्फ कुछ किस्मत वालों को मिलती है। ये बिल्कुल हमारे शरीर की एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह। जिस तरह रोज जिम जाने से और वजन उठाने से मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होती हैं, उसी तरह सही अभ्यास, एक बड़े उद्देश्य और कभी ना खत्म होने वाली आशा से ग्रिट को मजबूत किया जा सकता है। एकदम सही। टैलेंट आपको शुरुआत की रेस में थोड़ा आगे खड़ा कर सकता है, लेकिन लंबी मैराथन को जीतने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रिट ही काम आती है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक और आसान संदेश है। अपनी पुरानी असफलताओं को देखकर निराश होकर बैठ जाने के बजाय अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। बिल्कुल। हर दिन पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस हर दिन अपने बीते हुए कल के मुकाबले खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। यही 1% का रोजाना सुधार लंबी अवधि में जुड़कर एक बहुत बड़ी सफलता का रूप ले लेता है। इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि टैलेंट का जो भ्रम हमने पाल रखा है वो असल में हमें रोकता है। जब हम मेहनत के उस गणित को समझ लेते हैं जहां प्रयास 2 बार गिना जाता है, और जब हम ग्रिड के उन 4 स्तंभों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं रह जाता। जाते जाते मैं इस बातचीत को एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी जो इन सोर्सेस की मूल भावना से गहराई से जुड़ा है और एक बिल्कुल नया नजरिया भी देता है। वो क्या है? हमेशा याद रखें, महानता किसी जादुई टैलेंट की मोहताज नहीं है। लेकिन आज की इस पूरे चर्चा को सुनने के बाद खुद से आईने में देखकर पूरी ईमानदारी से ये पूछना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन का वो कौन सा मुश्किल काम है जिसे आप दर्द, बोरियत या असफलता के डर से अब तक टालते आ रहे थे। और क्या वही मुश्किल काम जिससे आप भाग रहे हैं असल में आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता का इकलौता रास्ता तो नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है यह। शुरुआत में हमने उस जादुई पियानो प्लेयर या उस नेचुरली टैलेंटेड इंसान की बात की थी जिसे देखकर हम खुद को अक्सर कम आंकते थे। अगली बार जब कोई भी किसी ऐसे सफल इंसान को देखे तो उसकी उस बाहरी चमक के पीछे छिपी हुई उस खामोश, जिद्दी और सालों लंबी ग्रिट को जरूर देखने की कोशिश करें। शायद वो नजरिया हमें खुद को कम आंकने के बजाय अगले दिन फिर से अपनी ट्रेडमिल पर दौड़ने की एक नई हिम्मत दे दे।